तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माइंड स्टडी। आज की इस क्लास में हम लोग करने जाने वाले हैं पीरियडिक क्लासिफिकेशन का शॉर्ट में रिवीजन करने वाले। ठीक है, पीरियडिक क्लासिफिकेशन का शॉर्ट में रिवीजन करने वाले। तो ये नीट वाले और जेई वाले बच्चे दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले आता है देखो डोब्रिनर ट्रेस। चैप्टर के स्टार्टिंग में डोब्रिनर ट्रेस आता है। डोब्रिनर ट्रेस में क्या बोला जाता है कि कोई भी ऐसे तीन एलिमेंट जिसके यानी कंटिन्यूस तीन एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर यानी फर्स्ट और थर्ड एटॉमिक नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2 करोगे, और अगर वो तुम्हारे सेंटर वाले एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो तुम्हारा डोब्रिनर ट्रेस को फॉलो करेगा, वरना डोब्रिनर ट्रेस को फॉलो नहीं करेगा। तो जैसे यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है, तो देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, ऐसा तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि भाई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन बताओ क्या डोब्रिनर ट्रेस फॉलो करेगा। तो ये डोब्रिनर ट्रेस तुम्हारा फॉलो नहीं करेगा। क्यों डोब्रिनर ट्रेस फॉलो नहीं करेगा? क्योंकि देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 35.5 और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 80। अगर तुम फ्लोरीन और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर का सम करो तो 89 आ जाएगा। उसको 2 से डिवाइड करो तो 44.5 आ जाएगा, जो कि तुम्हारा 35.5 के इक्वल नहीं होता है, इसलिए वो तुम्हारा डोब्रिनर ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, अब देखो न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल क्या कहता है कि हर 8वें यानी कि एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करो कि हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होगी वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मिलती जुलती होगी। और ये वाला सिर्फ तुम्हारा कैल्शियम तक ही वैलिड है, वो बात भी ध्यान रखना, कैल्शियम के आगे ये वैलिड नहीं होता। तुम ऐसे भी देख सकते हो ये चीज़ को सारे गामा पद नी, फिर वापस से स आ जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, यानी कि देखो सा से चला और अगला 8वां एलिमेंट जो होगा वो फिर से सा ही आएगा तुम्हारा, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। मेंडलीव्स ने क्या किया था कि भाई मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाया था, अच्छे से क्लासीफाई किया था पूरे के पूरे पीरियडिक टेबल को एकदम ही अच्छे से। उसने उसके पीरियडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स बनाए थे, 8 पीरियड बताए थे। ठीक है, और उसने ये सारी चीज़ें करी थी। लिमिटेशंस में उसने क्या करा था कि भाई देख लेते, मैंने इधर लिखा है कि लिमिटेशंस, देखो लिमिटेशंस में तो उसने क्या करा था, लिमिटेशंस के अंदर तो भाई उसका जो मैरिट्स की बात करो ना, तो उसकी मैरिट्स ये बोलती है कि हाँ भाई उसने बहुत ज़्यादा अच्छे से एकदम ही परफेक्टली पूरा पीरियडिक टेबल बनाया था और एकदम ही अच्छा था, ऐसा बोला था कि भाई है ना उसने कुछ कुछ एलिमेंट के बाद जगह भी छोड़ी हुई थी कुछ कुछ एलिमेंट की, जिस एलिमेंट को यानी कि उसको पता था कि भाई फ्यूचर में ये वाला एलिमेंट डिस्कवर होने वाला है और वो जो एलिमेंट है वो एलिमेंट की जगह यहाँ पर रहने वाली है। तो उसने इसलिए उन एलिमेंट के लिए वैकेंट स्पेस छोड़ रखी थी कुछ कुछ एलिमेंट्स के बाद, जैसे कि गैलियम और जर्मेनियम। ठीक है, तो ऐसे ईका सिलिकन जर्मेनियम ऐसे कुछ था, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ था। और बाद में देखो ना, तो यहाँ पर क्या है कि डी मैरिज की बात करें तो उसने क्या करा था कि जैसे कुछ कुछ एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक मास को परफेक्टली ऑर्डर में नहीं रखा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर तुम देख लो ना, तो पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम का क्या होता है तुम्हारा 39 पॉइंट समथिंग होता है, और कैल्शियम का तुम्हारा कितना होता है 40 होता है। ठीक है, अरे सॉरी, देखो आर्गन का होता है 39.948 और पोटेशियम का होता है 39.094। तो देखो ये जो छोटी छोटी उसने मिस्टेक्स करी है कि भाई पहले उसने आर्गन को लिख दिया, जबकि उसको पहले किसको लिखना चाहिए था, उसको पहले कैल्शियम को लिखना है, अरे पहले पोटेशियम को लिखना चाहिए था, क्योंकि पोटेशियम का एटॉमिक मास कम है। ठीक है, फिर देखो उसने एस ब्लॉक में कैसे लिखते हैं, NS 1 से लेकर 2 एस ब्लॉक में लिखा जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जनरल एस ब्लॉक की। मोस्टली फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के ही एलिमेंट्स तुम्हारे एस ब्लॉक में जाते हैं, उससे आगे नहीं जाएंगे। फिर पी ब्लॉक की बात करो, पी ब्लॉक में NP 1 से लेकर 6 ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे NP 1 से लेकर 6। बोरॉन फैमिली की बात करो तो बोरॉन को बोरॉन फैमिली बोलते हैं, कार्बन वाले को कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन वाले को कुछ नाइकोजन फैमिली बोलते हैं, ऑक्सीजन वाली को चाल्कोजन फैमिली बोलते हैं, फ्लोरीन वाले को हेलोजन फैमिली और नियॉन वाले को इनर्ट गैस फैमिली। ठीक है, ये याद रखना। तो देखो यहाँ पे जो पी ब्लॉक है ना, इसके अंदर तुम्हारे को जनरल
क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो NP1 से 6 होती है, यानी NS1 से 2, NP1 से लेकर 6। और पीरियड और ग्रुप की बात करें ना, तो देखो पीरियड और ग्रुप कैसे लिखेंगे, तो पीरियड की बात करें तो पीरियड तो तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, पीरियड वो हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर NS होता है तो S के आगे वाला जो N है ना वो इधर पीरियड की तरह काम करेगा। और ग्रुप कैसे पता लगाओगे, तो ग्रुप के लिए 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल कर देने का, यहाँ से तुम्हारा ग्रुप आ जाता है। फिर तेरे को अगर तुम्हारे को डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक के लिए होता है NS1 से 2 N-1D 0 से लेकर 10, ये होती है जनरल कॉन्फ़िगरेशन। और तुम्हारा जो ग्रुप होता है, ग्रुप तुम्हारा होता है 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और पीरियड होता है तुम्हारा N, ये बात का ध्यान रखने का। और फ्लोरीन की अरे F ब्लॉक की बात करें तो F ब्लॉक में क्या होता है तुम्हारे पास, F ब्लॉक में तुम्हारे पास होता है, देखो तो F ब्लॉक में क्या होता है तुम्हारे पास, F ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS1 से लेकर 2, N-1D 0 से लेकर 1, N-2F 1 से 14, याद रखने का। ये होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन F ब्लॉक की। F ब्लॉक में दो होते हैं, एक होता है तुम्हारा लेंथेनॉइड, एक होता है एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड होता है तुम्हारा 58 से 72 और एक्टिनॉइड होता है तुम्हारा 9, कहाँ से होता था, एक्टिनॉइड होता है तुम्हारा 90 से 103 तक, याद रखना। तो ये तुम्हारा 58 से 71 और एक्टिनॉइड होता है तुम्हारा 90 से 103 तक, ठीक है। 58 नंबर पर आता है सीरियम, 71 नंबर पर आता है लुटेशियम, ठीक है, और 90 नंबर पर आता है थोरियम और 103 नंबर पर आता है लॉरेंसियम, याद रखना है। देखो फर्स्ट पीरियड, सेकंड टू, हाँ देखो ये चीज़ भी समझाता हूँ कि ये मैंने ट्रिक क्यों लिखी है, ये चीज़ भी समझाता है तुम्हारे को। और यहाँ पर याद रखो कि जो लेंथनॉइड होता है ना, लेंथनॉइड के लिए हमेशा ग्रुप 3 पीरियड 6 कर देने का, और एक्टिनॉइड के लिए हमेशा ग्रुप 3 पीरियड 7 कर देने का, ये बात का ध्यान रखना है तुम्हारे को, ठीक है। और देखो फर्स्ट पीरियड, यहाँ पर क्या है कि तुम्हारे को एटम्स अरेंज कैसे करने हैं। मान लो तुम्हारे को दे दिया कि भाई 40 नंबर, 40 नंबर, बोले 40 नंबर के एटम के लिए बताओ कि एन कितना है, यानी पीरियड कौन सा है 40 नंबर के एटम का, ग्रुप कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है। तो देखो कैसे बताओगे, तो ये सब भरने का, पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरो, 2, फिर वापस 8, 2 के बाद 8, 2 8 10, फिर 8 भरो 18, फिर 18 भरो 36 भर गए, ठीक है। फोर्थ पीरियड तक 36 भर गए। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो 40 नंबर का एटम है ये तुम्हारा 5th पीरियड में लाई कर रहा होगा, समझे। यानी कि पीरियड तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, 5 पीरियड हो जाएगा 5। अब ग्रुप कैसे पता लगाए, तो देखो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितना हुआ 36, फिर 36 के आगे तुमने कितना ऐड किया, 4 ऐड किया, 36 4 40, यानी कि ग्रुप हो जाएगा तुम्हारा 4। 36 के आगे जितना ऐड करते हो वो तुम्हारा ग्रुप हो जाएगा। तो कितना ऐड किया, 4 ऐड किया, तो ये हो गया ग्रुप। और ब्लॉक कैसे पता चलेगा, तो देखो पहले तुम 2 ऐड करोगे तो S ब्लॉक में जाएगा, फिर 2 ऐड करोगे तो D ब्लॉक में जाएगा, तो ब्लॉक हो जाएगा D, ठीक है। ऐसे याद रखने का। और 40 नंबर पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 40 नंबर पे तुम्हारा आ जाएगा जर्कोनियम, ऐसे याद रख लेने का, ठीक है। तो ऐसे काम तुम कर सकते हो। फिर तेरे को आगे बढ़ो, आगे क्या है देखो, आगे IUPAC नेमिंग, ये IUPAC नेमिंग भी इंपॉर्टेंट है। 0 के लिए क्या लगाने का, नील, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, बाई, ट्राई, कॉर्ड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन, याद रखने का नील, ठीक है। 0 के लिए नील, अन, बाई, ट्राई, कॉर्ड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन, ऐसे याद रखने का। और ये सारे इनके सिंबल्स है। 0 के लिए स्मॉल एन, 1 के लिए स्मॉल यू, अरे कैपिटल यू, कैपिटल बी, कैपिटल टी, कैपिटल क्यू, कैपिटल पी, कैपिटल एच, कैपिटल एस, कैपिटल ओ, कैपिटल ई, यानी कि ये जो पहला वाला है ना वही तुम्हारा ले लेने का, याद रख लेने का, ठीक है। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे को बोला है कि 118 एलिमेंट का नाम बताओ, तो क्या हो जाएगा 118 एलिमेंट का नाम, अन 8 को बोलेंगे ऑक्ट, अनन ऑक्ट नियम, ये हो जाएगा तुम्हारा 118वें एलिमेंट का नाम, अनन ऑक्टियम, क्या हो जाएगा, अनन ऑक्टियम, ठीक है। पीछे IUM लगा देने का, बात का ध्यान रखने का, अन ऑक्ट।
मान लो तुम्हारे को दे दिया अन ऑक्टियम कौन से एटॉमिक नंबर से बिलोंग करेगा, अन यानी 1, अन यानी 1, ऑक्टियम यानी 8, तो 118। सिंबल पूछे, सिंबल क्या हो जाएगा, तो UUO, ये हो जाएगा उसका सिंबल। ठीक है, ऐसे याद रखना है तुम्हारे को। फिर तो पीरियडिक प्रॉपर्टीज। अब देखो पीरियडिक प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से, जेई और नीट में वो यहीं से आएंगे, पीरियडिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी Z इफेक्टिव, ये काम क्या आता है, तो ये न्यूक्लियस के द्वारा खींचा जाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं, न्यूक्लियस उनके ऊपर Z इफेक्टिव लगाता है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगाता है, जिस वजह से न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो Z इफेक्टिव लेफ्ट से राइट जाओगे तो बढ़ेगा और टॉप से बॉटम जाओगे तो घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, बात का ध्यान रखना। Z इफेक्टिव जो होता है वो लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ेगा और टॉप से बॉटम पे कांस्टेंट रहता है। ठीक है, Z इफेक्टिव लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज और टॉप से बॉटम जाने पर कांस्टेंट। शील्डिंग इफेक्ट की बात करें, शील्डिंग इफेक्ट तुम्हारा अलोंग द ग्रुप चलोगे बढ़ेगा, और S का ज़्यादा, P का ज़्यादा, फिर D का, फिर F का, याद रखना। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, तो देखो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लो S है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस है, अब ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है, अब कुछ 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर है। ठीक है, मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर है। अब क्या हो रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस खींच रहा है अपनी तरफ। ठीक है, अपनी तरफ खींच रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन होगा। अब इन इलेक्ट्रॉन को भी तो न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो इन इलेक्ट्रॉन को बचाने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इनके ऊपर शील्डिंग इफेक्ट का फोर्स लगाएंगे, जिससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर और फोर्स कम लगेगा। ठीक है, ये कहानी होती है, तो ध्यान रखनी है। ठीक है, ऐसे। अब आगे देखते हैं। और सबसे ज़्यादा SPDF की होती है, याद रखो। फिर आ जाता है रेडियस की। रेडियस की बात करें तो कोवेलेंट रेडियस ऐसी होती है जो D/2 होती है, D/2। मेटेलिक रेडियस और वंडरवाल रेडियस। देखो मेटेलिक कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है, दोनों के दोनों अपने अंदर और अंदर ऐसे जुड़ गए होते हैं। मेटेलिक रेडियस ये वाली होती है जब दोनों एक दूसरे के सरफेस को टच होते हैं, और वैन-डर-वाल्स रेडियस ये वाली होती है जब दोनों थोड़ा थोड़ा दूर दूर होते हैं। सबसे ज़्यादा वैन-डर-वाल्स रेडियस होती है, उससे कम मेटेलिक रेडियस और सबसे कम कोवेलेंट रेडियस होती है। और जो रेडियस होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होती है, यानी कि लेफ्ट से राइट जाओगे तो डिक्रीज करेगी और टॉप से बॉटम करोगे तो इंक्रीज करेगी। ये बात का ध्यान रखना है रेडियस में। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टॉप से बॉटम कांस्टेंट था, ये तुम्हारा इंक्रीज करेगा। ये तुम्हारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के हिसाब से होता है। माइनस चार्ज जितना ज़्यादा उतनी ही स्टेबिलिटी, इसकी रेडियस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ऐसे याद रखने का। तो माइनस चार्ज ज़्यादा तो रेडियस ज़्यादा। तो देखो मान लो ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर तुम्हारे को ऐसे दिया हुआ है ऑक्सीजन 2+, ऑक्सीजन प्लस, यहाँ पर सिर्फ O2 दे रखा है, यहाँ पर दिया हुआ है O2- और यहाँ पर दिया हुआ है O2 2-। अब इसमें बोले आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के हिसाब से तुम्हारे को रेडियस बतानी है। अगर तुम्हारे डायरेक्ट भी रेडियस पूछते हैं तो यही काम करना है, नेगेटिव वाले की हमेशा ज़्यादा होगी क्योंकि ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी 1 जो होती है वो कम होती है, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ज़्यादा होगी 1 से, और आयोनाइजेशन एनर्जी 3 और सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड विल हैव हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना सबसे ज़्यादा होती है, याद रखना है। यानी कि हाफ फील्ड में से तुम्हारे को अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो वो चीज़ भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तुम नहीं निकाल सकते। और आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट पे इंक्रीज करेगी और टॉप से बॉटम पे डिक्रीज करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ध्यान रख लो। रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी देखो लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी और रिएक्टिविटी घटेगी, और टॉप से बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी कि देखो जब तुम टॉप से बॉटम जाओगे तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो भी याद रखना। मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो मेटेलिक कैरेक्टर भी तुम्हारा टॉप से बॉटम जाने पर इंक्रीज करता है, यानी वो तुम्हारा आयोनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी रेडियस पे डिपेंड करेगा तुम्हारा मेटेलिक कैरेक्टर। तो देखो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तुम्हारा
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी होगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर तुम्हारा क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर डिक्रीज करेगा और टॉप से बॉटम जाने पर इंक्रीज करेगा। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तुम्हारा लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज करेगा और टॉप से बॉटम जाने पर डिक्रीज करेगा। फिर देखो रिड्यूसिंग पावर भी वही है, लेफ्ट से राइट जाने पर डिक्रीज करेगा और टॉप से बॉटम जाने पर इंक्रीज करेगा। मगर ऑक्सीडाइजिंग पावर में कहानी उल्टी होती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर में लेफ्ट से राइट जाने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा और टॉप से बॉटम जाने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रख लेना, ऑक्सीडाइजिंग पावर लेफ्ट से राइट पे बढ़ेगा, टॉप से बॉटम पे घटेगा, और रिड्यूसिंग पावर लेफ्ट से राइट घटेगा, टॉप से बॉटम बढ़ेगा, ये चीज़ का ध्यान रख लेना है, ठीक है। फिर देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज करता है और टॉप से बॉटम जाने पर डिक्रीज करता है, ये बात का भी ध्यान रखना। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव तुम्हारा होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज करेगा, टॉप से बॉटम जाने पर डिक्रीज करेगा। इनर्ट गैस की बात करें तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है सारे के सारे इनर्ट गैस की, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम्हारे को उन्होंने नियॉन दे दिया और नियॉन देने के बाद बोला कि क्या इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है या नहीं, तो तुम जवाब दो, ठीक है। यार कैसे पूछ सकते हैं यार, तो देखो तुम्हारे को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई 4 ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन ए बोल दिया नियॉन, ऑप्शन बी तुम्हें बोल दिया हेलियम, अरे हेलियम क्या हाइड्रोजन, ऑप्शन सी तुम्हें बोल दिया प्लेटिनम, और ऑप्शन डी तुम्हें बोल दिया पैलेडियम। बोल रहे कि इसमें से किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी, तो नियॉन की हो जाएगी, क्योंकि नियॉन तुम्हारा इनर्ट गैस से बिलोंग करता है, ठीक है। ऐसे याद रखना है तुम्हें। तो इनर्ट गैस की पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। फिर आता है तुम्हारे पास अल्कलाइन की, अल्कलाइन में अर्थ मेटल जो होते हैं ना उनकी 0 होती है, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, कोई थिंक करो, सोचो। अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी तुम्हारा ग्रुप 2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। ये जो होते हैं ये तुम्हारे होते हैं अल्कलाइन अर्थ मीडियम। तो मान लो कि तुम्हारे को यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर आरए दे दिया और तुम्हारे को बोल रहे कि किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगी, आरए की, ऐसे याद रखना है, ठीक है। देखो नाइट्रोजन की भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, तो अगर इनर्ट गैस के बाद तुम्हारे नाइट्रोजन दिखे तो नाइट्रोजन भी हो सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ेगी, टॉप से बॉटम जाने पर घटेगी। और ये कुछ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यूज है जिसको याद रखिए। फ्लोरीन की 4, हाईएस्ट फ्लोरीन की होती है, ऑक्सीजन की 3.5, हाइड्रोजन की 2.1, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, क्लोरीन की 3। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, बाकी होती तो बहुत सारी हो, याद भी बहुत सारी रखनी होती है, मगर जो मीडिएटर बच्चा होता है उनको इतना तो याद रखना ही है, ठीक है, कि भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए तुम्हारे को ये वाली वैल्यूज बता रहा हूँ। अब आ जाओ बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ में क्या होता है, ए और बी तुम्हारे को दिया है, ए का एक्स ए, बी का एक्स बी, और आर ए भी पूछा है, आर ए बी यानी रेडियस या बॉन्ड लेंथ बोल दो, तो आर ए करो प्लस आर बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी याद रखने का, ठीक है। एक्स ए होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, आर ए होता है रेडियस ऑफ ए, आर ए हो गया रेडियस ऑफ ए, आर बी हो गया रेडियस ऑफ बी, एक्स ए हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और एक्स बी हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला है, याद रखना है, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.049 एक्स ए माइनस एक्स बी। फिर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है। क्यों, क्योंकि तुम ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट पे बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लेफ्ट से राइट पे बढ़ेगा, ऐसे याद रख सकते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलरिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, ये बात का ध्यान रखना है। तो बॉन्ड लेंथ के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्स, बाकी सबके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड की बात करें ना तो एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, यानी कि भाई देखो मेटेलिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप से बॉटम बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट घटेगा।
स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड की स्टेबिलिटी टॉप से बॉटम घटेगी, लेफ्ट से राइट बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, अलग अलग प्रकार के ऑक्साइड होते हैं, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड की बात करें तो देखो बेसिक क्या होता है, टॉप से बॉटम बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट घटेगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो जो एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करता हो उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। यहाँ पे तुम्हारा ये चैप्टर फिनिश होता है, हमारा 20 मिनट का थियरी का चैप्टर। ठीक है, 20 मिनट में पूरी थियरी रिवाइज करा दी मैंने।